Hello everyone and welcome to Raj Malhotra's IAS Academy. This is me Sanat Dutt Bhardwaj bringing to you another video lecture on Economic Survey. Now Economic Survey Volume 1 Chapter 3 आज हमने उठाना है. देखते हैं क्या क्या चीजें हमने कवर करनी है. Now this chapter talks about does India's sovereign credit ratings reflects its फंडामेंटल्स. क्या इंडिया की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स उसकी सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स रिफ्लेक्ट करती हैं या नहीं. दिस चैप्टर सेज कि नहीं करती हैं. इन ना के कारणों को हमने आज समझना है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दैट आई एम बैक विद अ बैंग बिकॉज वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज एस्पेक्ट्स फ्रॉम दिस चैप्टर. हम देखेंगे इस चैप्टर की थीम क्या है, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स क्या होती हैं, एजेंसीज क्या होती हैं, वो भी चीजें हम कवर करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाई इज देयर दिस बिग ओल्ड बायस एंड क्या इंडिया की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग जो है इंडिया की विलिंगनेस टू पे एंड द एबिलिटी टू पे रिफ्लेक्ट करती हैं. इफेक्ट ऑफ सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या होता है और इसकी वजह से क्या इकोनॉमी के ऊपर लिमिटेशंस आनी शुरू हो जाती हैं. ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर, सो स्टे ट्यून्ड. लेट्स बिगिन. नाउ सबसे पहली चीज थीम ऑफ द चैप्टर टॉक्स अबाउट कि पहली चीज तो ये कि इमर्जिंग इकोनॉमीज की तरफ ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इनका एक बायस एग्जिस्ट करता है. वो बायस क्यों एग्जिस्ट करता है आने वाले चैप्टर के इस पूरे लेक्चर के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट सॉवरेन रेटिंग्स का डिफरेंट कंट्रीज के साथ क्या रिलेशन है उसको अगर मैं कंपेयर करूं, क्यों रिच इकोनॉमीज का और क्यों पुअर इकोनॉमीज का या इमर्जिंग या डेवलपिंग इकोनॉमीज के साथ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का एक बायस चलता है, जहां पर पुअर इकोनॉमीज और से कह लीजिए डेवलपिंग इकोनॉमीज उनके लिए क्रेडिट रेटिंग्स का डाउनग्रेड जल्दी हो जाता है लेकिन उनका अपग्रेडेशन स्लो होता है. इस बात को हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे. फिर उसके बाद जो सिस्टमैटिक अंडर असेसमेंट है इंडिया के फंडामेंटल्स का, ये क्या कारण है और इससे इंपैक्ट इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर क्या पड़ता है. ऑल दी नेसेसरी इंप्लीकेशंस वी विल बी डिस्कसिंग. नाउ सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग होती क्या है, ये शब्द क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है. एक बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट है. जैसे हमारे स्कूल के अंदर रिपोर्ट कार्ड्स हुआ करते थे, हमारी परफॉर्मेंस को जो है बताते थे कि ये व्यक्ति इस तरीके से परफॉर्म करता है, इसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं. इन सब पैरामीटर्स में चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, चाहे आप कह लीजिए मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है एंड वेरियस अदर सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स है, आपके रिपोर्ट कार्ड में बताया जाता है कि इन कारणों से आपको इस तरीके के ग्रेड्स दिए गए. सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स भी इसी प्रकार की चीजें हैं जहां पे एक इश्यूअर की एबिलिटी टू मीट दी डेट ऑब्लिगेशंस अपॉन इटसेल्फ, जहां पे एक कंट्री के ऊपर डेट की कितनी ऑब्लिगेशंस हैं और क्या, पहली चीज इज इट विलिंग टू पे, दूसरी चीज इज इट एबल टू पे, क्या उसकी एबिलिटी है या नहीं है, कैपेसिटी है कि वो रीपे कर सकता है अपना लोन या नहीं कर सकता है. वी हैड डिस्कस्ड समथिंग अबाउट डेट सस्टेनेबिलिटी इन द प्रीवियस लेक्चर. नाउ यू वुड अंडरस्टैंड द एंटायर इकोनॉमिक सर्वे हैज बीन रिटन इन अ फ्लो. जहां पर हमने डेट सस्टेनेबिलिटी की बात की, हमने कहा कि इंडिया का डेट सस्टेनेबल है. अब बारी आ जाती है कि क्या इंडिया की एबिलिटी है टू पे, क्या इंडिया विलिंग है to repay the debt obligations. Now this should be reflected by the sovereign credit ratings. But sovereign credit ratings जो हैं वो इस पूरे आयाम को, इस पूरे डायमेंशन को सही तरीके से उठा नहीं रही हैं. इसी वजह से ये चैप्टर लिखा गया है और इसी वजह से ये चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है. नाउ सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स वही चीज है जैसा कि एक रिपोर्ट कार्ड स्कूल में होता है, जहां पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी इकोनॉमी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है ओवर वेरियस पैरामीटर्स. नाउ व्हाट आर द वेरियस पैरामीटर्स, उसके ऊपर जाने से पहले हमें यह समझना होगा कि ग्रेड्स क्या हैं. ए बी सी ये सारे ग्रेड्स हैं क्या. नाउ अगर हम ग्रेड्स में जाते हैं तो दो मेजर टाइप्स और सेक्शंस ऑफ ग्रेड्स निकल कर आते हैं. जैसे ए बी सी सेक्शंस में बांट दिया जाता ना बच्चों को, उसी तरीके से एक सेक्शन है इन्वेस्टमेंट ग्रेड का. अगर आपकी इकोनॉमी को BA3, BAA3 या BAA3 जो कि मूडीज का स्केल है, या फिर आपको BBB माइनस जो कि S&P या फिच का स्केल है, इनमें से कोई भी रेटिंग दी जाती है या इससे ऊपर की रेटिंग दी जाती है तो आप हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड इकोनॉमी. वहीं अगर आपकी यही रेटिंग
इससे कम आ जाए तो आपको स्पेक्युलेटिव ग्रेड इकोनॉमी का दर्जा दे दिया जाता है। अब ये दर्जा देने से फायदा और नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि अगर आप स्पेक्युलेटिव ग्रेड में चले जाते हैं तो आपको जितने भी आप बॉन्ड्स इशू करते हैं या जितने भी आप डेट लेते हैं तो वो हाई यील्ड डेट हो जाएगा, आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्यों? इन्वेस्टर्स एंड जो लोग आपको लोन या डेट दे रहे हैं वो डिमांड करेंगे कि मुझे भैया एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए, आई वांट मोर इंटरेस्ट रेट फ्रॉम यू बिकॉज यू आर अ स्पेक्युलेटिव ग्रेड इकोनॉमी। आपके ग्रेड्स ऐसे हैं तो आप ज्यादा मेहनत करेंगे, तो आपके जो बॉन्ड्स हैं वो हाई यील्डिंग या जंक बॉन्ड्स कहलाए जा सकते हैं। जंक बॉन्ड्स या हाई यील्ड बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स हैं जिनके ऊपर सरकार को ज्यादा यील्ड देनी पड़ती है, ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ जाता है, एंड दैट इज व्हाई स्पेक्युलेटिव ग्रेड इज एन अनडिजायरेबल सेक्शन। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट वी शुड ऑल्सो नो कि कितने प्रकार के ग्रेड्स होते हैं। सो हियर यू हैव अ लिस्ट ऑफ ग्रेड्स एज वेल एज द फैक्टर्स विच इंपैक्ट सोवरेन क्रेडिट रेटिंग्स। सबसे पहली चीज तो हम ये देख लेते हैं वेरियस फैक्टर्स कौन कौन से हैं। दो मेजर सेक्शंस ऑफ फैक्टर्स हैं, एक है इकोनॉमिक फैक्टर्स और दूसरे हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स फॉर एग्जांपल एक स्टेबल डेमोक्रेसी है या नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं, रूल ऑफ लॉ है, देयर इज अ कंट्रोल ओवर करप्शन अगेंस्ट करप्शन के अगेंस्ट लॉज एग्जिस्ट करते हैं, देन इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन होती है या नहीं होती है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स की मैं बात करूं तो जीडीपी ग्रोथ रेट, सस्टेन्ड जीडीपी ग्रोथ रेट है या नहीं, या कितना स्पेक्युलेटिव है, कितना ऊपर नीचे जा रहा है, बिजनेस साइकिल्स का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इन्फ्लेशन कैसी रही है, या फिर जनरल गवर्नमेंट डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, डेट टू जीडीपी रेशो की बात हो रही है। फिर उसके बाद यहां पे बात कर रहे हैं साइक्लिकली एडजस्टेड प्राइमरी बैलेंस, ये कुछ नहीं, साइक्लिकली एडजस्टेड प्राइमरी डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ पोटेंशियल जीडीपी है, जहां पे आप साइक्लिकल एडजस्टमेंट करके ओवरऑल नॉमिनल देखते हैं। What is cyclical adjustment? Previous lecture में हमने ये चर्चा की है। Now if you have not seen that lecture, make sure that you see that lecture, go through that lecture, and अगर पहला भी नहीं देखा तो पहला जरूर देख के आइएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लो में चलेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। Now cyclically adjusted वो है प्राइमरी डेफिसिट, जहां पर आपने बिजनेस साइकिल्स के एडजस्टमेंट करके आप प्राइमरी डेफिसिट को या प्राइमरी बैलेंस को कैलकुलेट करते हैं एंड उसे प्रेजेंट करते हैं। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या बताता है कि एक इकोनॉमी के अंदर रेवेन्यू एंड कैपिटल, इन दोनों एक्सपेंडिचर्स का किस तरीके से तालमेल बैठ रहा है, तो इकोनॉमी कितनी रोबस्ट है, कितनी स्ट्रांग है, ये बता देता है। उसके बाद करंट अकाउंट बैलेंस या करंट अकाउंट डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ease of doing business and short term external debt as a percentage of GDP, क्योंकि उससे इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर। सो ये सारी चीजें हो गई आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये हो गए आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स। नाउ ऑन दिस साइड ऑफ द स्लाइड यू वुड नोटिस कि यहां पर स्पेकुलेशंस एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो ग्रेड्स हैं वो दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं यहां इस रीजन की, कलर चेंज करके थोड़ा ध्यान से देखो जो मैं दिखाना चाह रहा हूं, ये देखिए यहां पे इंडिया लाई करता है, दिस इज वेयर इंडिया लाइज, ये इंडिया की एंट्री पॉइंट है इन द इन्वेस्टमेंट ग्रेड। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बायस एज वेल। इससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो ये है आपका इन्वेस्टमेंट ग्रेड। जितनी भी ये इकोनॉमीज हैं जिनको ये रेटिंग्स मिलती हैं तो वो है इन्वेस्टमेंट ग्रेड, ट्रिपल ए या ए ए या ट्रिपल ए, फिर ए प्लस आ जाता है, ए आ जाता है, ए माइनस आ जाता है, फिर ए प्लस आता है, फिर ए आता है, फिर ए माइनस आता है। यू कैन सी कि यहां पे एक फ्लो बन रहा है, एक पूरा क्रोनोलॉजी बन रही है, पूरा सीक्वेंस है। अगर आप सीक्वेंस को समझें तो सो दिस इज द एंटायर सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रेड ग्रेडिंग्स और रादर रेटिंग्स। उसके बाद नीचे अगर आप जाएंगे तो ये वो इकोनॉमीज हैं जो कि स्पेक्युलेटिव ग्रेड में आ जाती हैं। यहां पे इन्वेस्टर्स दे आर लेस लाइकली टू एंटर, दे आर लेस लाइकली टू इन्वेस्ट, एंड यहां पर ऐसा होगा कि जनता जो है, इन्वेस्टर्स जो हैं, वो एफडीआई करने की बजाय ना वो शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे और हॉट मनी लेकर आएंगे, गर्म मनी, ऐसा मनी जो हाथ में टिकता नहीं है। कोल्ड मनी वो है जो आ गया, सेटल हो गया। हॉट मनी वो है जो आया और आप संभाल नहीं पा रहे हैं, तो वो आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, टिक नहीं पाएगा, राइट? सो दैट इज वाई ऐसी इकोनॉमीज के अंदर ज्यादा आता है अगर इन्वेस्टमेंट,
तो वो एफपीआई के जरिए आता है। ऊपर की इकोनॉमीज के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है तो जनरली एफडीआई के तौर पर होती है। वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन द अपकमिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर एज वेल। नाउ वंस वी हैव अंडरस्टूड दिस, लेट्स मूव ऑन। बेसिकली अगर मैं बात करूं इंडिया की, पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स रोबस्ट हैं, क्यों? इंडिया इज अ फंक्शनल स्टेबल डेमोक्रेसी and it has been so for the past few decades rather। 1947 के बाद से ऐसा कोई खास पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं आया, ऐसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आई है, मिलिट्री कू नहीं लगा जैसा म्यांमार में अभी रिसेंटली लगा है, या कह लीजिए साउथ सूडान या सूडान जैसी कंट्री नहीं है, पैलेस्टीन जैसी कंट्री नहीं है। इंडिया इज अ रोबस्ट डेमोक्रेसी। With all the protests that are happening, we still are a functioning robust democracy। and अगर मैं इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करूं, हमने सीपीआई इन्फ्लेशन को अच्छे से कंट्रोल कर रखा है, लेस देन 10% के आसपास ओवरऑल। अगर मैं पिछले 2 दशकों की बात करूं तो वो कंट्रोल्ड मैनर में चल रही है। उसके बाद अगर मैं ग्रोथ रेट की बात करूं, अगेन पिछले 2 दशकों से बहुत सही तरीके से चल रही है, इनफैक्ट सस्टेन्ड मैनर में चल रही है, इफ आई वुड से, अगर मैं कोविड का एक दौर निकाल दूं तो। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया इज ऑल्सो विलिंग टू पे एंड इट हैज द एबिलिटी टू रीपे एज वेल। इसकी चर्चा कुछ हद तक हमने पिछले लेक्चर में भी की थी, इस बार फिर करेंगे। नाउ नेवर इन दी हिस्ट्री, अब ये बायस जो हो रहा है, नेवर इन दी हिस्ट्री हैज बीन सो कि जहां पे जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमीज है ना, उनको बेस लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रेड पर रखा गया हो। इंडिया के साथ ये नाइंसाफी हो रही है, जहां उसे BBB माइनस और BAA3 जो है वो मूडीज का स्केल है, और BBB माइनस किसका है? S&P एंड फिच का। दीज S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच, मूडीज, ये सारी की सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। इंडिया के अंदर जो रजिस्टर्ड एजेंसीज हैं उनकी चर्चा हम बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर करेंगे, जहां पे हम कुछ ज्ञान की बात करते हैं। नाउ अगर मैं इंडिया और चाइना की बात करूं तो 2005 में जब चाइना बना था 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो उसको A- और A2 की कैटेगरी में रखा गया था। जब इंडिया बना तो उसे BBB- एंड BAA3 की कैटेगरी में रखा गया। नाउ दिस इज समथिंग विच इज शोइंग अ बायस, एंड इतना लोएस्ट रैंकिंग कभी, इतना लोएस्ट ग्रेड जो है कभी किसी और इकोनॉमी को नहीं दिया गया, चाहे मैं यूएस की बात करूं या दूसरी कंट्रीज की बात करूं। सो दिस इज अ बायस। और 1994 से अगर मैं बात करूं तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जब जब चाइना और इंडिया बने हैं, तब तब ही उनको इतना कम रेट किया गया है, इतना कम आंका गया है। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट ग्रेड में बेहतर तरीके से आंका गया था। एंड इफ आई टॉक अबाउट 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन PPP टर्म्स, तब भी परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में भी अगर मैं बात करूं तो इंडिया और चाइना वर द ओनली आउटलियर्स। यही वो एक्सेप्शंस थे जहां पर सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली एज फार एज द रेटिंग्स वर कंसर्न। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का ये जो एज ओल्ड और बिग ओल्ड बायस है, ये यहां से नजर आता है, समझ आता है। मोर डिफिकल्ट टू अपग्रेड पुअर कंट्रीज रिलेटिव टू रिच कंट्रीज, जहां पे जब रिच कंट्रीज छोटा सा भी मेजर लेती है तो हम कहते हैं वाह, वेरी गुड, कीप इट अप, एंड वी इंक्रीज द रेटिंग्स। जब वहीं एक पुअर कंट्री रिलेटिवली बेटर मेजर्स, चाहे वो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, चाहे वो काउंटर साइक्लिकल मेजर्स हैं, उनको फॉलो करती हैं, एंड दे हैव द एबिलिटी एंड द विलिंगनेस टू रीपे देयर डेट्स, even then their speculative grade is not improved। so यहां पे बायस नजर आता है। फिर उसके बाद एक और बायस नजर आता है, and that is known by the term होम बायस। होम बायस में ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली उन कंट्रीज की बात करते हैं जहां पे ये खुद रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं, वहां पे जहां पे कंट्रीज की खुद की लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल सिमिलैरिटीज निकल कर आती है इंडिया के साथ। इवन देयर और वहां पे जो बैंक्स हैं, दे हैव हायर एक्सपोजर्स। इंडिया के अंदर बैंक्स हैव कंपैरेटिवली लेसर एक्सपोजर। क्यों? क्योंकि वो अपना पैसा पार्क करके रखते हैं। इफ यू रिमेंबर, देयर इज दिस टर्म बाय द नेम ऑफ SLR। तो इंडिया के अंदर SLR कोटा हम जितना फिक्स करते हैं, बैंक्स उससे कई ज्यादा अपना पैसा सेफगार्ड करके रखते हैं। बेसल 3 नॉर्म्स को हम फॉलो करते हैं। उनके हिसाब से भी, अगर बेसल 3 नॉर्म्स के हिसाब से भी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे ये रेटिंग एजेंसीज रजिस्टर्ड हैं,
वहाँ पे बैंक्स दे हैव अ हायर एक्सपोजर, इवन देन उनकी क्रेडिट रेटिंग्स को गिराया नहीं जाता. सो दिस होम बायस ऑल्सो एग्जिस्ट्स. नाउ क्या इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग्स हैं, क्या इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग्स हैं वो इंडिया के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को रिफ्लेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं? द आंसर इज अ बिग नो. नो 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 नो. रीजन बीइंग, पहली चीज तो ये कि क्रेडिट रेटिंग्स का ग्रोथ रेट से एक पॉजिटिव कोरिलेशन है. पॉजिटिव कोरिलेशन का क्या मतलब है कि जहां पर ग्रोथ रेट अच्छा होता है वहां पर क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होनी चाहिए. दैट इज फर्स्ट थिंग. और यहां पे अगर मैं इंडिया के केस भी की बात करूं तो इंडिया इज अ नेगेटिव आउटलियर. रीजन बीइंग कि इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट के हिसाब से इंप्रूव नहीं किया जाता. पहली चीज. दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं सीपीआई इन्फ्लेशन की, तो सीपीआई इन्फ्लेशन का और क्रेडिट रेटिंग्स का, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स का एक नेगेटिव कोरिलेशन है. मतलब अगर आपने सस्टेन्ड मैनर में सीपीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रखा है या वो एक ब्रैकेट के अंदर है, आपकी कम रहती है, देन आपकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो अच्छी आनी चाहिए. तो ऑपोजिट, नेगेटिव कोरिलेशन मतलब ऑपोजिट रिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब जहां पे एक बढ़ेगी एंटिटी दूसरे भी बढ़ेगी. इस नेगेटिव कोरिलेशन के सेटिस्फाई होने के बावजूद भी इंडिया की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को इंप्रूव नहीं किया जाता है. तो दोनों के दोनों इकोनॉमिक फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, सीपीआई, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, दोनों के दोनों सेटिस्फाई होते हैं. इनफैक्ट फॉर द पास्ट 2 डेकेड्स इंडिया इज अ क्लियर आउटलियर. क्यों आउटलियर का मतलब यह है कि जहां पर इंडिया बाकी सब इकोनॉमीज के मुकाबले इंडिया को सही तरीके से आंका नहीं जा रहा है, उसको सही रेटिंग नहीं दी जा रही है जितनी किसी एक रिच कंट्री को दी जाती अगर वो सिमिलर मेजर्स को फॉलो करता. नाउ 1990 के दशक से लेकर 2000 तक, 2005 तक इंडिया की जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग थी वो स्पेक्युलेटिव ग्रेड में रही. एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, जबकि इंडिया की इकोनॉमी एक एवरेज 6% ग्रोथ रेट से ग्रो कर रही थी, 6% से ग्रो कर रही थी. वहीं अगर यूएस वगैरह जैसी कंट्रीज की बात करें जो रिच कंट्रीज हैं, वहां पे क्रेडिट रेटिंग्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से इंक्रीज कर दी जाती हैं, अपग्रेड कर दी जाती हैं. लेकिन इंडिया वाज केप्ट इन अ स्पेक्युलेटिव ग्रेड. सो दिस इज समथिंग व्हिच शोज अ बायस. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया की जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है ये कहीं पर भी इंडिया की विलिंगनेस एंड द एबिलिटी टू पे रिफ्लेक्ट नहीं करती. सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है ना वो एक बात करती हैं, उन कहते हैं कि एक प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट होता है, पहली चीज. दूसरा विलिंगनेस टू पे होता है. नाउ इंडिया इज अ क्लियर नेगेटिव आउटलियर. रीजन बीइंग, कहीं पे भी प्रीवियस हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इंडिया की जो विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू रीपे है वो कहीं पे भी अनडिनायबली, अनक्वेश्चनेबली ऐसी नहीं है कि इंडिया ने कहा हो या इंडिया की हिस्ट्री ऐसी हो कि हम वी आर अनेबल टू रीपे और we will not pay. Both of these things ये इंडिया के खिलाफ जाती है, and that is why India is a negative outlier. Reason being, आज तक zero number of times since 1990 zero number of times हमारे यहां पर sovereign default हुआ, zero number of times. and हमारी willingness to pay तो unquestionable है. क्यों? ना तो हम एक ऐसे स्टेट की बात कर रहे हैं, यहां पे विलिंगनेस की बात करते हैं ना तो वहां पे पॉलिटिकल फैक्टर्स आ जाते हैं. नाउ दीज पॉलिटिकल फैक्टर्स आर अनडिनायबली, अनक्वेश्चनेबली स्टेबल एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड. इनफैक्ट हमारे यहां पर एक एक्ट अलग से लागू है जिसका नाम है FRBM एक्ट. FRBM एक्ट जो है सॉवरेन डेट की बात भी करता है. वो देखता है कि इंडिया जो है खर्चा कहां कर रहा है, प्राइमरी डेफिसिट कितना होना चाहिए, हम कितना फिस्कल डेफिसिट टारगेट कर रहे हैं. ऑल दीज थिंग्स दे आर बीइंग टैकल्ड इंडिया के अंदर. ना तो विलिंगनेस के ऊपर सवाल उठाया जा सकता है, ना ही हमारी एबिलिटी के ऊपर सवाल उठाया जा सकता है. ना एबिलिटी के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाया जा सकता? सवाल इसलिए नहीं उठाया जा सकता बिकॉज इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है ना वो इतना कम नहीं है.
कंपैरिजन के तौर पर चलिए समझ लेते हैं। नाउ फॉरेन करेंसी डेट और फॉरेक्स रिजर्व को पहले कंपेयर करते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि क्रेडिट रेटिंग्स का इंपैक्ट क्या रहता है, इफेक्ट क्या रहता है, वो भी पता चल जाएगा, प्लस हमें ये भी पता चल जाएगा कि वी हैव द एबिलिटी। नाउ एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, वी हैव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फॉरेक्स फॉरेन करेंसी डेट, लेकिन क्योंकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं वो साइजेबल अमाउंट के हैं, तो हमें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बात की चर्चा हमने पिछले लेक्चर में भी की थी जब हमने डेट सस्टेनेबिलिटी की बात की थी। चाहे आप सॉवरेन डेट की बात कर लो, चाहे आप नॉन सॉवरेन एक्सटर्नल डेट की बात कर लो, इंडिया हर मुकाबले में हर जगह पर फॉरेक्स रिजर्व रोबस्ट होने की वजह से, कंफर्टेबल साइज होने की वजह से मात नहीं खाता है। नाउ अगर सरकार के डेट की, कर्ज की बात करूं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का यह डेटा है कि हमारा जो एक्सटर्नल डेट है, सॉवरेन एक्सटर्नल डेट, this stood at 4% as far as September last year is concerned। 2020 सितंबर तक 4% ऑफ जीडीपी हमारा सॉवरेन एक्सटर्नल डेट था। वहीं उसमें से 54% जो है वो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड डेट था, 54%। एंड वो ऐसा था जो कि हमने मल्टीलेटरल एजेंसीज और आईएमएफ को ओ किया हुआ है, उनसे लिया हुआ है। एंड ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इन मल्टीलेटरल एजेंसीज से, आईएमएफ से अगर आप लोन लेते हैं ना, तो आपकी क्रेडिट रेटिंग पे असर नहीं पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी आर्म ट्विस्टिंग करके आपकी इकोनॉमी के अंदर पॉलिटिकल चेंजेस डिमांड कर लेते हैं, आपकी इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस डिमांड कर लेते हैं, तब जाके तो ये आपको लोन देते हैं। तो इनकी कंडीशनैलिटीज को सेटिस्फाई करते करते आप अपनी इकोनॉमी को और गहरे तरीके से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करके बेहतर कर लेते हैं as far as the global standards are concerned। इसी वजह से they are not expected कि वो हमारी क्रेडिट रेटिंग्स को इंपैक्ट करेंगे। 54% ऑफ द फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड सॉवरेन डेट्स मल्टीलेटरल एजेंसीज से हम उठा रहे हैं, और फिर भी हमारी क्रेडिट रेटिंग्स को जो है सही तरीके से नहीं आंका जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं नॉन गवर्नमेंट डेट की बात करूं, नॉन गवर्नमेंट डेट कौन सा है? नॉन गवर्नमेंट डेट वो है जहां पे आप बात करते हैं फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड डेट की, जो कि प्राइवेट सेक्टर के पास जा रहा है। अब पहली चीज तो ये, यहां पर एक चीज समझने वाली है कि जो हमारा कैपिटल अकाउंट है, इट इज नॉट फुली कन्वर्टेबल, इट इज पार्शियली कन्वर्टेबल। इसका मतलब यह है कि जब जब प्राइवेट सेक्टर को अपना डेट रीपे करना होगा, तब तब उसे रुपीज लेकर जाकर उसे कन्वर्ट करवाकर डॉलर्स में पेमेंट करनी होगी। नाउ वहां पे यूज होता है फॉरेक्स रिजर्व्स। इंडिया का जो नॉन गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म डेट है एज अ परसेंटेज ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स, हमारे फॉरेक्स रिजर्व का सिर्फ 19% है जो कि हमारा प्राइवेट सेक्टर, नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर है, और शॉर्ट टर्म डेट है। मतलब आपको इमीडिएटली पे करना है, विद इन 1 ईयर पे करना हो सकता है। नाउ दिस ऑब्वियसली इज रीपेएबल, रीजन बीइंग सिर्फ 19% है। अगर जरूरत पड़ी तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स को यूज करके वी विल बी एबल टू रिजॉल्व दिस डेट, वी विल बी एबल टू रीपे दिस डेट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं टोटल डेट की बात करूं तो इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो 584.24 बिलियन है एज फार एज जनवरी दिस ईयर इज कंसर्न। ये आरबीआई का डेटा है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी गिरावट आई थी मिड फरवरी के अंदर, अभी पिछले ही महीने थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन कितनी की गिरावट आई थी? 584 से ये 582 बिलियन के आसपास आ गया था, इतनी ज्यादा गिरावट नहीं आई थी। अच्छा, उसके बाद यह है कि अगर बात करें हमारे टोटल एक्सटर्नल डेट की, चाहे वो सॉवरेन है चाहे वो नॉन सॉवरेन है, कितना है? ध्यान से देखो कितना है, 556.2 बिलियन यूएस डॉलर्स। इतने फॉरेक्स रिजर्व्स, इतना टोटल डेट रीपे नहीं कर सकते हैं क्या? एबिलिटी नहीं है क्या? बिल्कुल है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि इंडिया को अंडररेट किया जाता है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि बेटर फॉरेक्स रिजर्व होते हुए भी, एबिलिटी होते हुए भी, एंड इसीलिए यह बात कही जा रही है कि विद नो रीजन व्हाटसोएवर, फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा होते हुए भी, एबिलिटी टू रीपे होते हुए भी, हमारे कंट्री को क्रेडिट रेटिंग जो है वो कम आंकी जा रही है, कम दी जा रही है। दैट इज वन मेजर रीजन। नाउ what is the effect
एज फार एज सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग का डाउनग्रेड इज कंसर्न्ड ऑन इंडियाज इकोनॉमी। एक है शॉर्ट टर्म इंपैक्ट, एक है मीडियम टर्म इंपैक्ट और एक है लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। शॉर्ट टर्म इंपैक्ट की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म में सेंसेक्स में उतार और चढ़ाव आते हैं, चढ़ाव और उतार आते हैं। तो उतार चढ़ाव आने की वजह से सेंसेक्स जो है स्विंग करता है, मार्केट में इंस्टेबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है, प्लस एक्सचेंज रेट के अंदर फ्लक्चुएशंस आने लग जाती है, स्टेबिलिटी नहीं आती है, प्रेडिक्टेबिलिटी कम हो जाती है। मीडियम टर्म की मैं बात करूं तो लार्जर इंपैक्ट रहता है ओवर अ मंथ, एक महीने तक ये इंपैक्ट चलता है, उसके साथ साथ हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स के ऊपर भी असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि डॉलर्स की जो कीमत है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। अब अगर लॉन्ग टर्म की मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म जो है एक साल के आसपास असर डाल देता है और एक साल के आसपास आपका सेंसेक्स जो है वो प्लंज करता है बहुत ज्यादा गहराई तक, नुकसान होता है जनता को भी। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ कांस्टेंट डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी। इंडियन रुपी की कीमत डॉलर के मुकाबले गिरती जाती है, महंगा होता जाता है डॉलर। फिर उसके बाद एक और चीज होती है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स हैं, एफपीआईज हैं, ये फटाफट से भारत से भागने की कोशिश करते हैं। क्यों? स्पेक्युलेटिव ग्रेड के पास है। क्यों? क्योंकि देयर आर चांसेस, देयर विल बी इंस्टांसेस जहां पर आपका जो एफपीआई है वो हॉट मनी होने की वजह से भारत देश को छोड़कर इजीली जा सकता है। नाउ डिक्रीज इन एफपीआई ओवर द ईयर, इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि ये मनी ऐसा मनी है जो कि हॉट मनी है, कि ये टिकता नहीं है, कोल्ड मनी नहीं है, हॉट मनी है। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस एज फार एज एससीआर डाउनग्रेड्स आर कंसर्न्ड? पहली चीज तो ये, एफडीआई की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को देखते हुए हमारे यहां पर अगर क्रेडिट रेटिंग्स बढ़ेंगी तो एफडीआई ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू एफपीआई, और अगर नेगेटिव रेटिंग्स हो रही हैं तो इन्वेस्टमेंट्स में गिरावट आ जाएगी। इंडिया जहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इतना कुछ कर रहा है, जहां पे कॉर्पोरेट सेक्टर में रिफॉर्म्स ला रहा है, जहां पे लेबर रिफॉर्म्स ला रहे हैं, टैक्स रिफॉर्म्स ला रहे हैं, ऐसे में अगर एफडीआई सिर्फ रेटिंग्स की वजह से रह जाएगा तो ये सोचने वाली बात हो जाएगी। एंड इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस दिखता है, क्रेडिट रेटिंग्स ये देखती हैं, अगर बेटर एससीआर क्रेडिट रेटिंग्स हैं तो इट विल बूस्ट इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स, इट विल बूस्ट इन्वेस्टर सेंटिमेंट, और एफडीआई के तौर पर आपके यहां पर इन्वेस्टमेंट आएगी, एफपीआई के तौर पर नहीं आएगी। कंपैरेटिवली आपके पास एफडीआई में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, एफपीआई में कम आएगी। नाउ दिस इज समथिंग जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। एफडीआई मनी को इसीलिए हम ठंडा पैसा बोलते हैं, जो कि आएगा, रुकेगा, टिक जाएगा, और उसकी वजह से जॉब ग्रोथ्स भी होंगी। एफपीआईज तो बेसिकली मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि आज आ गए, रातों रात निकल भी सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है एफडीआई के अंदर। आप लैंड, लेबर, फिक्स्ड कॉस्ट, ये सारी चीजें करते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, यहां पे आपका कुछ एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूं। लेकिन एफपीआई में ऐसा कुछ नहीं होता है। एफपीआई में आपने पैसा इन्वेस्ट किया था, पैसा इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आ रही है तो ठीक है, आप टिके हुए हैं, नहीं आ रही है तो आप वापस ले जाते हैं। दैट इज वाई जब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की बात होती है, ऐसे में सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स जो हैं एफडीआई को प्रमोट करने में मदद करती हैं। हम ये बात कहते हैं कि आप इंडिया में आइए, इन्वेस्ट इन इंडिया एज एफडीआई। क्यों? क्योंकि हमारी क्रेडिट रेटिंग बेहतर है, बेहतर हो रही है। वी यूज दिस फैक्ट। नाउ उसके बाद इंपैक्ट ऑन सॉवरेन बॉन्ड्स की अगर मैं बात करूं तो सॉवरेन बॉन्ड्स इशू करना जो है वो सस्ता हो सकता है अगर एससीआर जो है, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स जो हैं वो अच्छी हैं। इनफैक्ट अगर आप सॉवरेन बॉन्ड्स इशू करते हैं तो बेटर रेटिंग्स की वजह से आप सॉवरेन बॉन्ड्स को इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे से प्रमोट भी कर सकते हैं, एंड देयर विल बी बायर्स। एंड अगर मैं इन्वेस्टमेंट इन सॉवरेन बॉन्ड्स की बात करूं इन डोमेस्टिक करेंसी डिनोमिनेशन, दिस विल इंक्रीज, एंड इसके बढ़ने की वजह से जनता रुपी के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी शुरू कर देगी, और रुपी की जो वैल्यू है, डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। फिर आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो कम होना शुरू होगा। सो दैट इज व्हाई सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स हैव दिस मच एंटेंगल्ड इंपैक्ट ऑन ईच एंड एवरीथिंग। सो इसी वजह से ये सारी की सारी रेटिंग्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अभी बात खत्म नहीं हुई है, थोड़ा सुनिए, जरा समझिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं
क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की बात करूं ना, दे हैव मिजरेबली फेल्ड। अभी तक तो हमने इंपैक्ट समझ लिया, अब हम देखते हैं कि क्या इस इंपैक्ट की वजह से किसी को भारी नुकसान हुआ है क्या। बहुत भारी नुकसान हुआ है। पर्टिकुलरली दो केसेस की बात हम करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे के इस चैप्टर के अंदर दो केसेस सामने रखे गए हैं। पहला है ईस्ट एशियन क्राइसिस। ईस्ट एशियन क्राइसिस 1997 में आया था। नाउ बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये बात कहते हैं कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने इस पर्टिकुलर क्राइसिस की स्थिति को ज्यादा खराब कर दिया था। कारण क्या है? पहले तो उन्होंने प्रिडिक्ट नहीं किया, पहले उनको दिखा नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है, फिर उसके बाद जब हुआ तो एकदम से कंजर्वेटिव हो गए, एकदम से स्ट्रिक्ट मार्किंग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इन सारी कंट्रीज को इंटरनेशनल क्रेडिट सप्लाई जो है वो कम होना शुरू हो गया। रेटिंग्स डाउनग्रेड करने की वजह से जो इंटरनेशनल मनी सप्लाई था, जो इनफ्लो होना था कैपिटल का इन कंट्रीज में, जिसकी वजह से इन कंट्रीज के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी शायद आ जाती जल्दी, रेटिंग्स डाउन होने की वजह से वो पैसा नहीं आ पाया। सो दिस पर्टिकुलर केस टेल्स अस कि जहां पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने लीनियंसी दिखानी चाहिए थी वहां नहीं दिखाई, थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच दिखाई, जिसकी वजह से बहुत सारे देश जो थे ईस्ट एशियन क्राइसिस के दौरान उन्होंने इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी फेस की, उन्होंने इकोनॉमिक डाउनग्रेड्स फेस किए, उन्होंने लो लेवल्स ऑफ ग्रोथ फेस किए, बिकॉज इंटरनेशनल जो हमारी कम्युनिटी थी, इन्वेस्टर्स कम्युनिटी, उन्होंने इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं शो किया। क्यों? क्योंकि उनके पास जो रिपोर्ट कार्ड्स आ रहे थे फ्रॉम दी सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स वो सही नहीं आ रहे थे। इसके अलावा एक 2007-2008 का जो हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसमें भी यही सेम गड़बड़ हुई थी, जहां पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज उन्होंने यूरोजोन का जो डेट क्राइसिस चल रहा है उसे समझ नहीं पाए, उसे भांप नहीं पाए, जिसकी वजह से अगले ही साल 2007 में यूरोजोन ये डेट क्राइसिस हुआ था और 2008 के अंदर बात आ जाती है हमारे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की। तो ना हमने 97 में सही से परफॉर्म किया, जहां पे जरूरत आन पड़ती है, जहां पे आपको टेस्ट किया जा रहा है, वहां पे अगर आप सही से परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या है क्रेडिट रेटिंग्स का। नाउ what should be the way forward and what all policy implications that you should do, and आपको किस तरीके से पॉलिसी डिजाइन करनी चाहिए, आगे का रास्ता क्या है, वो उसकी बात कर लेते हैं। पहली चीज तो ये कि जो प्रो साइक्लिकल नेचर है ना ऑफ ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के, आप सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग जो है वो प्रो साइक्लिकल नेचर में देते हैं, इसको टैकल करना चाहिए। व्हाट इज प्रो साइक्लिकल नेचर? ये आई थिंक आपको पिछले लेक्चर की वीडियो में आप मिली जरूर होगी, मैंने समझाया है, फिर भी एक बार आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं। नॉट जस्ट इमेजिन दैट ये एक ग्राफ है जहां पे ये नॉर्मली आप बजट को इस तरीके से फॉलो करते हैं, लेकिन जो बिजनेस साइकिल है वो ऐसे एक्सपैंड हुआ कुछ समय के लिए, फिर इस तरीके से डिप आया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। नाउ अगर प्रो साइक्लिकल नेचर होगी ना, तो प्रो साइक्लिकल नेचर ऑफ सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स, अगर आप इस एक्सपेंशन रिजीम की बात करें तो यहां पर आपको ज्यादा रेटिंग दे दी, लीनियंसी शो कर दी, लेकिन जहां पे कॉन्ट्रैक्शन आई है तो वहां पे स्ट्रिक्टनेस शो कर दिया और इसको और ज्यादा गहरा कर दिया, डिप कर दिया। ये प्रो साइक्लिकल नेचर मैंने आपको पहले भी बताया था दैट इट इज अ वेरी डेडनिंग एंड अ वेरी सीरियस सिचुएशन, जहां पर इकोनॉमी के अंदर इंस्टेबिलिटी बढ़ाने का काम करता है प्रो साइक्लिकल नेचर। इसी वजह से इस चीज को टैकल करना जरूरी है। नाउ पहली चीज तो ये कि हम प्रो साइक्लिकल नेचर ऑफ दीज क्रेडिट रेटिंग्स, जिसका एडवर्स इंपैक्ट इकोनॉमीज के ऊपर पड़ता है, यहां पे आप थोड़ा सा इस मामले को सुलझाएं। दूसरी चीज, इंडिया की जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट इट्स इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, ये बात हमने एस्टैब्लिश कर दी है। देयर इज अ बायस, दैट इज अ डेफिनेट थिंग। उसके बाद अगर मैं फिस्कल पॉलिसी की बात करूं, नाउ इट शुड बी गाइडेड बाय द फंडामेंटल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसकी बजाय कि कोई बाहर वाला हमें बता रहा है कि आप ऐसे हैं वैसे हैं, इंडिया की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इंडिया किस प्रकार की ग्रोथ और डेवलपमेंट करना चाहता है, डेवलपमेंट से रिलेटेड, इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, इन दी अपकमिंग लेक्चर, जो 4th लेक्चर होगा उसमें हम चर्चा जरूर करेंगे। बट राइट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारी फिस्कल पॉलिसी, हमारा बजट, वो हमारी पॉलिसी है, वो हमारे देश के लिए आगे चलने का एक रास्ता है, मार्ग है। उसको डिफाइन करने वाली आइटम्स जो हैं, उसको डिफाइन करने वाले जो पैरामीटर्स हैं, दे शुड बी डोमेस्टिक रादर देन दिस बायस्ड एंड सब्जेक्टिव अप्रोच ऑफ SCRs, sovereign credit ratings. Now apart from that,
जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनके अंदर एक कंसेंसस बिल्डअप होना चाहिए, वो सब मिलकर आए और कहें कि इस सिस्टम के अंदर ये जो बायस्ड और सब्जेक्टिव सिस्टम है ना, इसके अंदर आप सुधार करो। हमें नहीं पता, करना जरूरी है, लाजमी है, और आप देख चुके हैं कि क्यों। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, उनको अपने अंतर्गत ये जितना भी मैकेनिज्म आता है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए मजबूर किया जाए, जिसके अंदर पहली चीज आप कहें कि एक सेपरेट ब्रेकडाउन आप इशू कीजिए। सेपरेट ब्रेकडाउन किसका इशू करना है? जो आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पैरामीटर्स और कंपोनेंट्स यूज करके हमें क्रेडिट रेटिंग्स देते हैं ना, उन दोनों पैरामीटर्स को अलग थलग करके हमें बताइए कि ये ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स हैं कि आपका ग्रोथ रेट इतना था, आपका सीपीआई इन्फ्लेशन इतना था, आपका फॉरेक्स रिजर्व्स इतने हैं, उसके बेसिस पे मैं आप फॉर एग्जांपल आपका साइक्लिकली एडजस्टेड जो आपका प्राइमरी डेफिसिट है या आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, दीज आर आपके ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। सब्जेक्टिव कंपोनेंट्स, रूल ऑफ लॉ को कैसे मेजर किया जाएगा? सो इस तरीके के जो आप सब्जेक्टिव कंपोनेंट्स यूज करते हैं, या फिर एबिलिटी की बात छोड़ दीजिए, विलिंगनेस टू पे की बात कीजिए, सब्जेक्टिव कंपोनेंट है। तो ये सब्जेक्टिव कंपोनेंट को डिफाइन कैसे करते हैं, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाइए, इसको पब्लिश कीजिए, जनता को बताइए। उसके बाद आप अपनी मीटिंग्स के जो मिनट्स हैं, वेरियस कमिटीज की मीटिंग्स के मिनट्स, जब आप रेटिंग्स दे रहे हैं उनको पब्लिसाइज कीजिए, उनको पब्लिक कीजिए, एंड वोटिंग रिकॉर्ड्स को भी पब्लिक कीजिए कि आप किस प्रकार से वोट करते हैं, कितने लोग क्या कहते हैं। वी शुड नो। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल की बात कीजिए, तो स्कूल में जब आप अपने मार्क्स का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं ना, तो आपको पता होता है कि आपके इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स क्यों आए हैं। क्यों? क्योंकि आपको आंसर कॉपीज आपके पेरेंट टीचर मीटिंग के अंतर्गत साथ में दिखाई जाती हैं। ये चीजें होनी चाहिए। दिस इज समथिंग दी survey is suggesting. Now apart from that, the last leg of our lecture where we talk about ज्ञान, चलिए ज्ञान की बात कर लेते हैं। रीजन बीइंग हमें ये पता होना चाहिए वेरियस लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। अब ये रजिस्टर्ड कहां होती हैं? ये सेबी हैंडल करता है। अब वेरियस क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली है CRISIL, and in fact it is also one of the oldest credit rating agencies in India. And अभी हुआ क्या है, recently it started with infrastructure ratings as well. जो infrastructure के अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर में हम काम करेंगे, वो उसके ऊपर भी ये रेटिंग देगी। 2016 से ये काम शुरू किया है। इनफैक्ट इंडिया में वैसे तो ये 1987 से काम कर रही है। सो दिस इज वन एजेंसी। अच्छा, इसके बाद हुआ क्या है कि ये एक ऐसी एजेंसी है जो काम करती है यूएस, यूके, पोलैंड, अर्जेंटीना, हांगकांग, चाइना जैसी कंट्रीज के अंदर भी। सो नॉट जस्ट इन इंडिया, अदर कंट्रीज एज वेल। सो ये लिस्ट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनफैक्ट इफ आई रिमेंबर करेक्टली, एक बार प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है इन द रीसेंट पास्ट। उसके बाद आ जाता है आपका इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। नाउ दिस इज वन ऑर्गेनाइजेशन जो कि होली फुली ओन्ड सब्सिडी है किसकी? फिच ग्रुप की। फिच ग्रुप जो हमें क्रेडिट रेटिंग देता है BBB माइनस। मूडीज ने कितनी दी है? Baa3। ये याद रख लीजिएगा, आपको आंसर्स में यूज करने के लिए फायदेमंद रहेगा। नाउ ये एक ऐसी एजेंसी है जो टाइमली क्रेडिट ओपिनियंस देती है ऑन कंट्रीज क्रेडिट स्ट्रक्चर, एंड बेसिकली इसकी वजह से आपके कॉर्पोरेट इशुअर्स, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, दे एंड द मैनेज्ड फंड्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, इवन इनफैक्ट अर्बन लोकल बॉडीज, इनको क्रेडिट रेटिंग दी जाती है। एंड फिर आते हैं हम इकरा के ऊपर। इकरा क्या है? इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इकरा जो है एक जॉइंट वेंचर है किसका? मूडी का और इफ्सो का। किसका? इफ्सो, IFBSO, Indian Financial and Banking Service Organization. Now this was established in 1991। ठीक है जी। और म्यूचुअल फंड्स हो, गवर्नमेंट रेटिंग हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हो, इन सब में ये रेटिंग्स एंड रैंकिंग्स प्रोवाइड करती हैं। एंड लास्टली लेट्स डिस्कस केयर, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। नाउ दिस वाज क्रिएटेड इन 1993 और ये बेसिकली कॉर्पोरेट्स को मदद करती है टू रेज फंड्स। तो बेसिकली कॉर्पोरेट सेक्टर में इसका ज्यादा काम रहता है। एंड दीज आर द मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया। विद दैट
we end this lecture, and as usual I will be back with a bang with another video lecture on economic survey volume 1. The next chapter, the fourth chapter that we would be covering, that would include how growth, development, inequality, poverty, they are correlated. And उसके अंदर मैं ज्ञान की बात ये करूंगा कि किस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट एक अपना छोटा सा स्निपेट छोड़कर जाता है. Now with that, let's end this lecture. Have an amazing day ahead. Take care. Bye bye and God bless.